नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि पे प्रोटेक्शन क्या है, ये किस प्रकार से राजस्थान गवर्नमेंट में इसको लेकर के क्या रूल हैं और पे प्रोटेक्शन किन को मिलता है, किस कंडीशन में मिलता है। ऑफिशियली ऑर्डर जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जारी किए हैं वित्त विभाग ने, उसके अनुसार मैं आपको इस वीडियो में पूरी प्रूफ के साथ में क्लियर करूँगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि थर्ड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में ज्वाइन करने पर आपको क्या पे प्रोटेक्शन मिलता है, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में ज्वाइन करते हैं तो क्या पे प्रोटेक्शन मिलता है और पे प्रोटेक्शन होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पे प्रोटेक्शन ये है यहाँ पर पे प्रोटेक्शन कि जैसे आप पहले से सेकंड ग्रेड में हो, पहले से आप सेकंड ग्रेड में आप जॉब कर रहे हो और उस समय आपको लगभग 68,000 रुपये आपको सैलरी मिल रही है। 68,500 रुपये आपकी सैलरी है और आप प्रेजेंट में सेकंड ग्रेड में जॉब कर रहे हो, लेकिन आपका डायरेक्ट भर्ती वैकेंसी के द्वारा आपका फर्स्ट ग्रेड में या फिर उच्च पद पर किसी भी आरएस में या किसी भी आरओ या ईआरओ में, जहाँ पर भी आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको उच्च पद पे जैसे भी आपका सिलेक्शन होता है तो उस स्थिति में आपको भाई प्रोबेशन काल में, तो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आरएस हो, चाहे किसी भी पोस्ट हो, इससे जो ये वाला जो वेतन मिल रहा है आपको 68,500 रुपये, वो ही ज़्यादा है। प्रोबेशन काल में तो कम ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको यही वेतन मिले, यानी प्रोबेशन काल में भी आपको 68,500 रुपये ही आपको मिले, ये प्रोबेशन काल में, यानी 2 साल तक आपको यही वेतन मिले और 2 साल के बाद में भी अगर ये वेतन ज़्यादा है तो आपको यही मिलेगा, और यदि ये कम है तो फिर जो बढ़कर के जो वेतन मिलेगा वो वाला वेतन आपको मिलेगा। यही होता है पे प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया था 1 सितंबर 2025 को, ठीक है, और अगला जो ऑर्डर आया था वो है 2 जून 2026 को, यानी 2 ऑर्डर जारी किए गए थे। एक है 1 सितंबर 2025 को जारी किया गया था और अगला जो ऑर्डर है वो आपका 2/6/2026 को जारी किया गया है। दोनों ऑर्डर हैं और दोनों में सेम बात लिखी है, यानी दोनों ऑर्डर हैं लेकिन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। फ़र्क जो अंतर आपको देखने को मिलेगा वो अंतर मिलेगा बस यहाँ पर, ये जो नवीन जैन है ये डिपार्टमेंट ये यहाँ पर था, और 2 जून 2026 वाले में इसकी जगह पर बस यहाँ पर आप देख सकते हैं वैभव गरालिया, ये यहाँ पर है। इतना सा अंतर है, इसके अलावा यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। दोनों ऑर्डरों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, बस ऑर्डर निकालने वाले पर जो साइन है वो अलग थोड़े से हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 2025 वाले में, 2025 वाला जो ऑर्डर है उसके अंदर सब्जेक्ट है रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ पे। इसको मैं पूरे को हिंदी में भी आपको बताऊँगा। रिगार्डिंग ये किसके है, फिक्सेशन ऑफ पे फॉर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ स्टेट PSUs, यानी जो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग वाले हैं उनकी बात कर रहा है ये। ऑटोनोमस बॉडीज़, लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर ये जो सबसे जो मेन है, जो विवाद का जो जड़ है जो सबसे ज़्यादा, वो है ये वाला पंचायती राज इंस्टीट्यूट, यानी जो पंचायत राज, यानी हमारे जो तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं, जो थर्ड ग्रेड के अध्यापक हैं, वो सभी किस में आते हैं, पंचायत राज में आते हैं। वो सभी पंचायत राज में आते हैं। उनकी जो सैलरी बनती है वो PD यानी पंचायत राज से बनती है। इस वजह से इस आदेश का भी विरोध हो रहा है, और ये आपको जो थर्ड ग्रेड से अन्य उच्च पोस्ट पर, चाहे वो आप RS में ज्वाइन करो, चाहे फर्स्ट ग्रेड में करो, चाहे सेकंड ग्रेड में करो, या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट में आप अगर राजस्थान गवर्नमेंट में अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पर पे प्रोटेक्शन पर 2025 से और लेकर के अब तक आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी।
यानी ये प्रॉब्लम तो आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑर्डर ही इस बात को क्लियर करते हैं कि अगर थर्ड ग्रेड का कोई कार्मिक है तो वो निश्चित रूप से आप जानते हो, अच्छे से भली बातें परिचित हो, वो पंचायत राज में आता है। और वो यदि फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन करता है, अगर वो फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन करता है तो उसको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, उसको पे प्रोटेक्शन किसी भी स्थिति में नहीं मिलेगा इस ऑर्डर के अनुसार। ये जो ऑर्डर है इसके अनुसार इनको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ये क्लियर इसमें बात कही है। एटीसी अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस थ्रू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, यहाँ पर ध्यान रखें कि ये मेन है कि अगर आपका जैसे थर्ड ग्रेड से कोई डीपीसी के माध्यम से सेकंड ग्रेड में आता है, ठीक है, फिर डीपीसी होकर के फर्स्ट ग्रेड में आता है, ये डीपीसी वालों के लिए नियम नहीं है लागू। ये डीपीसी पर ये जो नियम निकाले हैं गवर्नमेंट ने, ये डीपीसी पर लागू नहीं होते हैं, ये ओनली फॉर किस पर हो रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर, यानी आपकी सीधी भर्ती पर ये नियम लागू होते हैं, सीधी भर्ती पर ये लागू होते हैं, नॉट डीपीसी, ये डीपीसी पर लागू नहीं होते। ठीक है, एक तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें यहाँ पर जो बात है उसको हम पूरे को एक बार यहाँ पर हिंदी में भी देखेंगे। तो ये आपको एक बार 2025 का ऑर्डर है और ये सेम ऑर्डर निकाला है 2 जून 2026 को, वही लिखा है, देख सकते हो आप सब्जेक्ट में, रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ एम्प्लॉय ऑफ स्टेट पीएसयू, यानी प्राइवेट जो प्राइवेट सेक्टर वाले, अंडरटेकिंग प्राइवेट सेक्टर, और ऑटोनोमस बॉडीज, लोकल बॉडीज, पंचायत राज, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्लियर लिखा है यहाँ पर भी, सेम आपने देखा होगा कि कुछ भी परिवर्तन नहीं है, एक लाइन का भी चेंज नहीं है, ऑर्डर सिर्फ डेट चेंज हुई है और यहाँ पर जो साइन करने वाले हैं वो चेंज हुए हैं। तो अब इसको हम पूरे आदेश को एक बार हिंदी में और देख लेते हैं, क्या ये हिंदी में लिखा है, कैसे क्या है, क्योंकि हिंदी में आपको ज़्यादा इजीली समझ आता है, बाकी अंग्रेजी में भी आता है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर 2 जून 2026 की मैंने यहाँ पर हिंदी की हुई है, पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। विषय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, क्लियर लिखा है यहाँ पर, पंचायत राज संस्थाओं आदि के उन कार्मिकों के वेतन निर्धारण के संबंध में जिनकी सरकारी सेवा में सीधी भर्ती, क्लियर लिखा है यहाँ पर, सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति की गई है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाऊंगा, ये ऑर्डर को हम पढ़ने के बाद में बीकानेर निदेशालय ने एक स्पष्ट निर्देश मांगे हैं पे प्रोटेक्शन को लेकर के। भाई बीकानेर निदेशालय ने, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वाले काफ़ी सारे ऐसे साथी हैं जो थर्ड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में आए हैं, उनको लेकर के बीकानेर निदेशालय ने पे प्रोटेक्शन को लेकर के एकदम क्लियर और स्पष्ट जवाब मांगा है। उसको भी मैंने नीचे शामिल कर लिया है इसमें, उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी इसी वीडियो में कम्प्लीटली हम पे प्रोटेक्शन की जानकारी देखेंगे। और जिन अध्यापकों को जिन्होंने थर्ड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में ज्वाइन किया है, उनको नोटिस भी आया है रिकवरी के लिए। भाई रिकवरी के लिए यहाँ पर सैलरी रिकवरी के लिए भी उनको नोटिस आया है, तो उसको भी मैं यहाँ पर इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा, ताकि पे प्रोटेक्शन को लेकर के आपकी जो डाउट्स हैं वो एकदम क्लियरली हो जाएं। अब यहाँ से आप देखें, एक एक लाइन को पढ़ें और समझेंगे। वित्त विभाग के दिनांक 1/9/2025, यानी वही आदेश जो हमने अभी ऊपर देखा था, के समसंख्या वाले परिपत्र में निहित प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया है कि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं आदि के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। यहाँ पर ये बात क्लियर लिखी है कि जो पंचायत राज यानी जो तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं, उनको इस ऑर्डर के अनुसार सरकारी कर्मचारी नहीं माना गया है। ये इसका मेन कारण है पे प्रोटेक्शन नहीं देने का। भाई थर्ड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में ज्वाइन करते हैं तो इसमें पे प्रोटेक्शन नहीं देने का जो मेन कारण है वो ये वाला है। ठीक है, इसको लेकर के शिक्षक संघ भी पूरी तरह से एक्टिव हैं, वो लगातार प्रयासरत हैं
और जैसे ही कोई अपडेट आती है उसको मैं यहाँ पर आपको निश्चित रूप से ज़रूर बताऊँगा। अतः यदि ऐसे कर्मचारी को सीधी भर्ती के माध्यम से सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाता है तो उसके द्वारा अपने पूर्व पद पर प्राप्त अंतिम वेतन राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 और 26 के अंतर्गत संरक्षण के लिए पात्र नहीं होगा। इस चीज़ का इससे जो आदेश है उस आदेश में इस बात का हवाला दिया गया है कि अगर इनसे रिलेटेड यानी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र से, स्वायत्त से, स्थानीय से और पंचायत राज से, मेन हमारा जो काम है वो पंचायत राज से है, ठीक है, कि इनको पहली बात तो कि इनको सरकारी कर्मचारी नहीं माना है। दूसरा यहाँ पर लिखा है कि सीधी भर्ती के में सरकारी इनको अगर डायरेक्ट भर्ती से ये नियुक्त हुए हैं तो फिर इनके लिए यहाँ पर तो उनको अपने पूर्व पद में अंतिम वेतन, भाई मेन तो वेतन का ही मामला है, तो यहाँ पर राजस्थान रिकॉर्ड सर्विस 1951 के जो रूल नंबर 24-26 के अनुसार इनको जो पे प्रोटेक्शन का लाभ है वो उनके लिए उनको पात्र नहीं माना गया है। ये बात इस चीज़ का हवाला दे करके इस आदेश को वित्त विभाग राजस्थान सरकार ने जारी किया है। इसका विरोध जारी है, बाकी जैसे भी आगे अपडेट वो आपको निश्चित बताया जाएगा। पूर्व पढ़ते हैं, देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। इन स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, वही पंचायती राज संस्थानों में अंतिम वेतन की सुरक्षा के लिए वित्त विभाग को अभी भी अनुरोध भेजे जा रहे हैं, यानी इसको लेकर के अभी भी अनुरोध से भेज रखे हैं। इस आधार पर इसका आधार यह है कि कुछ मामलों में प्रशासनिक विभागों ने उच्च न्यायालय के फैसलों को लागू करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अंतिम वेतन को सुरक्षित कर लिया गया है। अब यहाँ पर यही बात कह रहा है कि कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पे प्रोटेक्शन को लेकर के न्यायालय की शरण ली है, तो फिर जब न्यायालय ने आपको अंतिम वेतन को सुरक्षित कर लिया है तो फिर आप इसके लिए बाकी के सभी साथियों को भी इसका पे प्रोटेक्शन का पूरी तरह से लाभ दिया जाए। इसको लेकर के निरंतर अनुरोध भेजे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वित्त विभाग का कोई भी क्लियर आदेश नहीं जारी हुआ है। आगे है, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे फैसलों की पहले या पूर्व मुकदमेबाजी समिति द्वारा जांच की जानी आवश्यक है और उसके बाद अपील दायर करने पर यह फैसले को लागू करने के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, आगे है, अतः सभी प्रशासनिक विभागाध्यक्षों को एक बार फिर से यह निर्देश दिया जाता है कि वो उच्च न्यायालय और अपीलीय न्यायीकरण के निर्णय को लागू करने या उसके विरुद्ध अपील दायर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करें। यानी जो भी कार्मिकों को पे प्रोटेक्शन देना है उसको लेकर के यहाँ पर क्लियर है कि उसको उस स्थिति को जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है उसको पूरी तरह से सही क्लियर करें और फिर उसको लागू करना। आगे यहाँ पर लिखा है, उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रशासनिक विभागों और विभाग प्रमुखों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्यक्ष भर्ती जो कि डायरेक्ट भर्ती होती है के माध्यम से सरकारी सेवा में नियुक्त होने पर राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त पंचायत राज संस्थानों के 1951 के नियम 24-26 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और उसके द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन का संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी ये तो वापस उसी चीज़ को रिपीट कर रहा है कि आपको पे प्रोटेक्शन पूरी तरह से नकारा जाए। ठीक है, और ये भी आप इसमें शिक्षक संघों का विरोध इसी बात से है कि जब थर्ड ग्रेड की डीपीसी होती है तो आपको पे प्रोटेक्शन मिलता है, तो आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर थर्ड ग्रेड से आप डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में अगर आप जाते हैं तो आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा।
पे प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये ऑर्डर इस चीज़ की व्याख्या अच्छे से कर रहा है। अब इसके बाद बीकानेर निदेशालय ने क्या मांगा है उसको भी जवाब यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे रिसोर्स से जो भी सोर्स थे वो सारे इकट्ठे करके फिर आपको यहाँ पर दिए हैं। ये एक नोटिस है जो कि वो था वेतन को लेकर के। तो ये परवतसर ज़िला डीडवाना कुचामन का है और ये 8/6/2026 का है, यानी आप समझ सकते हो इसको, तो ज़्यादा पुराना नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट है। 8 जून 2026 को है, तो अभी का है। इसमें जो लिखा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वित्त नियम विभाग के परिपत्र, ये वित्त नियम 2005 पार्ट जयपुर 5/5/2026 की पालना में कार्मिक के वेतन निर्धारण यानी पुनरीक्षित वेतन, पदोन्नति, चयनित वेतनमान एसीपी और एमएसीपी आदि प्रकरणों में के परीक्षण में पाया गया कि पंचायती राज, यहाँ पर जो लिखा है उस बात को देखें आप यहाँ पर, पंचायती राज से सीधे राज्य सेवा में, यानी जब आप तृतीय श्रेणी अध्यापक थे, जब आप 3rd ग्रेड थे तो आपको पंचायत राज में थे यानी पीडी में थे। अब आप जैसे ही 3rd ग्रेड से 1st ग्रेड हुए हो, जैसे ही 3rd ग्रेड से 1st ग्रेड आप हुए हो तो आप पीडी की बजाय यहाँ पर स्टेट सर्विस में आप यहाँ पर शामिल हो चुके हो, यानी 1st ग्रेड राज्य सेवा का कर्मचारी होता है। में कार्य ग्रहण करने वाले निम्नलिखित कार्मिकों, नीचे कार्मिक दे रखा है, द्वारा राज्य सेवा में कार्य ग्रहण करते समय पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो आप कि जिनको लाभ लिया है, जिन्होंने, उनको नोटिस जारी किया है, उनसे वापस से उनकी जो उनको दिया था पे वेतन उस समय, उनको वापस ले रही है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है, देख सकते हो आप कि पंचायत राज से राज्य सेवा में कार्य ग्रहण करने वाले निम्नलिखित कार्मिकों द्वारा राज्य सेवा में कार्य ग्रहण करते समय पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त किया गया है, जो कि नियमानुसार क्या है, सही नहीं है। ये बात इसने क्लियर लिखी है और ये वही आदेश का हवाला देता है जिस आदेश को अभी हमने देखा है। अतः संबंधित कार्यालयाध्यक्ष इन कार्मिकों के अधिवेतन यानी वेतन से ज़्यादा, यानी पे प्रोटेक्शन नहीं देने का पूरा है उनका मामला, वेतन से ज़्यादा जो उनको मिला है, अधिवेतन की वसूली करके इन्हें परीक्षा काल में इनके पद हेतु निर्धारित फिक्स वेतन और परीक्षा काल समाप्ति पश्चात संबंधित पद के न्यूनतम बेसिक पर वेतन निर्धारण करके इनकी सेवा पुस्तिका और निजी पंजिका परीक्षण हेतु उपलब्ध कराई जाए। अब आप समझ सकते हो, सीधा क्लियर लिखा है ये आदेश में, इस ऑर्डर में इसने हवाला दिया है और इस हवाले में क्लियर लिखा है कि आपने जो 3rd ग्रेड में जैसे आपको पेमेंट मिल रहा था, भाई कुछ साथी ऐसे हैं जिनको 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं सर्विस करते हुए, तो उनका तो वेतन लगभग 60-70 हज़ार रुपये मिल रहा है। जैसे माना कोई 3rd ग्रेड का कोई कार्मिक है और उसे वर्तमान में कितना मिल रहा है, 70 हज़ार रुपये मिल रहा है, क्योंकि उसको काफ़ी दिन हो गए सर्विस करते हुए। उनकी एसीपी वगैरह भी उनके लग चुकी है, उनके एसीपी भी लग चुकी है। ठीक है। अब वो डायरेक्ट भर्ती से 1st ग्रेड में आ गया, तो अब आप समझ सकते हो कि 70 हज़ार की बजाय उनको कितना मिलेगा भाई, 31,100 रुपये ही आप उनको मिलने वाले हैं। कितने साल तक? 2 साल तक। और 2 साल के बाद में जो उनको वेतन मिलेगा मैक्सिमम, यानी प्रोविज़न के बाद में जो वेतन मिलता है 1st ग्रेड का, वो उनको वेतन मिलेगा। और यहाँ पर अब उन्होंने 2 साल तक कितने लिए हैं, 70 हज़ार रुपये लिए हैं 2 साल तक। तो 2 साल तक आपने जो 70 हज़ार रुपये लिए हैं, तो पर मंथली आप देख सकते हो लगभग 40 हज़ार रुपये, लगभग 40 हज़ार रुपये आपको वापस जमा कराने पड़ेंगे। ये बात इस आदेश में कही गई है, इस नोटिस में कही है। कार्मिकों के नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये बात थी। अब बीकानेर निदेशालय का भी आप यहाँ पर हवाला देखें। बीकानेर निदेशालय ने क्या मांगा है उसको भी आप यहाँ पर एक बार देख लें। ये शिक्षक संघ के माध्यम से इनको किया है। तो विषय आप यहाँ पर देखें बीकानेर निदेशालय का,
अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 पर नियुक्ति उपरांत राजकीय सेवा में सीधी भर्ती से चयनित कार्मिकों के वेतन संरक्षण के संबंध में मार्गदर्शन बाबत, यानी वही बात है लेकिन उसमें क्लियर मतलब मांगा है और उन दोनों आदेशों का हवाला दिया है जो अभी मैंने आपको दिखाए थे, 1 सितंबर 2025 वाला और 2 जून 2026 वाला जो ऑर्डर आया था वित्त विभाग का, वो वाले ऑर्डरों को इन्होंने हवाला दिया है। तो अब यहाँ पर आप पूरे ऑर्डर को देखें, पढ़ें, समझें। देखो वीडियो थोड़ी बड़ी होती है क्योंकि कारण क्या है कि ये सारे ऑर्डरों को समझना भी होता है, ठीक है। देखें यहाँ पर उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 का चयन राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अंतर्गत विभिन्न भर्ती एजेंसी RPSC, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं जिला परिषद एवं और निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा समय समय पर किया गया है। इसके उपरांत सीधी भर्ती के माध्यम से इनका चयन राज्य सरकार की अन्य सेवा में होने पर कतिपय प्रकरणों में इनके द्वारा नवनियुक्त पर वेतन का संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन राजस्थान सेवा नियम 24-26 के तहत प्राप्त किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात कही है लेकिन अब और देखें भाई इनका जवाब क्या था। ये तो जो बात थी वो उन्होंने ऐसे कैसे बोल दी है। वित्त विभाग के परिपत्र 1 सितंबर 2025 में उल्लेख है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट इज़ हैज़ बिन क्लियरली स्पेसिफाइड दैट एम्प्लॉय द, वही बात कही है, स्टेट PSU ऑटोनोमस बॉडी लोकल बॉडीज पंचायती राज इंस्टीट्यूट आर नॉट गवर्नमेंट, इनको राजस्थान सर्विस का हिस्सा यानी सरकारी कर्मचारी नहीं माना है। देयरफॉर इफ सच एम्प्लॉय आर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी जो डायरेक्ट भर्ती से आए हैं उनको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं माना है सर्विस में उनको। द लास्ट पे ड्रॉ बाई देम दर देयर प्रीवियस पोस्ट इज नॉट एडमिशन फॉर प्रोटेक्शन रूल 24-26 और वही नियम का हवाला दिया है, यानी जो हमने पहले आदेश में पढ़ा था वही बात इसने हवाला देते हुए ये बात कही है, ठीक है। आगे यहाँ से आप देखें वित्त विभाग के परिपत्र 5/5/2026 की पालना में राजकीय कर्मचारी के पुनरीक्षित वेतनमानों, अब यहाँ पर देखो 5/5/2026 का जो ऑर्डर आया था उसके आधार पर ही वहाँ का जो परवसन नागौर का जो CBO है उसने वो ऑर्डर जारी किया है, ठीक है। राज कर्मचारी के पुनरीक्षित वेतनमानों, पदोन्नति, चयनित वेतनमान, ACP MSP आदि में किए गए वेतन निर्धारणों की उनकी सेवा अभिलेखों से नियमों में परिप्रेक्ष्य में जांच का कार्य चल रहा है, जिसमें अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक वही 1/9/2025 2/6/2026 के अनुसार उपयुक्त माध्यम से चयनित तृतीय श्रेणी अध्यापक को जिनका कालांतर में सीधी भर्ती के माध्यम से राज्य सेवा में वही फर्स्ट ग्रेड में चयन हो गया है कि अन्य सेवा में हुआ है, उनको पूर्व में दिए गए वेतन संरक्षण की वसूली के आदेश के अधीनस्थ कार्यालय द्वारा ये की पालना में प्रसारित किए जा रहे हैं, ठीक है। ये तो बात कही है, अब उनका जवाब क्या रहता है वो भी आप एक बार देख लेते हैं। इस विरोध में भाई ये बात है, इसमें वापस रिकवरी की बात कही है, तो इनके विरोध में विभिन्न शिक्षक संघों द्वारा ऐसे कार्मिकों की रिकवरी या कटौती को नहीं किए जाने के संबंध में ज्ञापन दिए जा रहे हैं और इस प्रकरण के संबंध में निम्न तथ्य भी दिए जा रहे हैं। भाई इसमें जो कारण है कि किस वजह से उन्होंने इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर भी शिक्षक संघों की जो मांग है उसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कार्मिकों की रिकवरी और कटौती को नहीं किए जाने के संबंध में, ये नहीं है कि पे प्रोटेक्शन रोकने के संबंध में पे प्रोटेक्शन नहीं रुकेगा, भाई बिल्कुल भी स्थिति में नहीं है पे प्रोटेक्शन की में, क्योंकि हवाला दिया है राजस्थान रिकॉर्ड सर्विस 1951 के 26, 24 और 26 में, तो पे प्रोटेक्शन मिलने के 1% संभावना नहीं है। इस चीज़ को आप बिल्कुल रख ले माइंड में। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 89(2) में प्रावधान है कि द सर्विस में बी डिवाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी, ईच कैटेगरी बीइंग डिवाइड इनटू डिफरेंट ग्रेड एंड शैल
कॉन्स्टिट्यूंट एंड विलेज लेवल वर्कर और ग्राम सेविकास प्रोविडेंट द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट स्पेशल केस क्लोज ऑफ सबसेक्शन, और यहाँ पर ये दे रखा है शैल बी मेड स्टेट लेवल एंड प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी टीचर्स। तो इसका थोड़ा सा हवाला दिया है कि इन्होंने कि इन सर्विस को थोड़ा डिफरेंट नहीं माना जाए। ठीक है, आगे यहाँ से आप देखें एक हवाला और भी दिया है इन्होंने। इसमें जो क्या है इन कैटेगरी में जो ये डिफरेंस कैटेगरी दिखा रखी है इन्होंने कि विलेज लेवल वर्कर की, ग्राम सेविका की, और मुख्य रूप से प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स की, कि ये जो पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 89 में जो प्रावधान है उसको यहाँ पर उसका हवाला दिया है शिक्षक संघों ने, और उस हवाले में जो बात कही गई है उसमें आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट स्पेसिफाइड इन द क्लोज द सबसेक्शन 2 शैल बी मेड बाय पंचायत समिति और जिला परिषद। आप जानते हो थर्ड ग्रेड की जो होती है जो पंचायत राज समिति और जिला परिषद की भर्ती होती है। एज द केस में भी इन अकॉर्डिंग विद द रूल मेड इन द बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी यहाँ पर ये है, एक बार आप इनका थोड़ा हिंदी भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ऊपर क्लियरली मैंने यहाँ पर हिंदी भी कर दिया इसका ताकि और अच्छे से समझ सके। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 89(2) में सेवा के विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है कि प्रत्येक श्रेणी को विभिन्न ग्रेडों में विभाजित किया गया है और इसमें शामिल होंगे ग्राम स्तरीय कार्मिक, यानी यहाँ पर जो शामिल किया गया है इसमें है ना, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, ग्राम सेविका, और बरसते उपधारा 2 के खंड 3 में निर्दिष्ट पदों के लिए चयन राज्य स्तर पर किया जाएगा और इसके अंदर मुख्य रूप से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के शिक्षक भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो मेन तो ये है कि इनमें शामिल टीचर्स भी किए हैं लेवल 1 के और लेवल 2 के। अब यहाँ पर जो अगला जो निर्देश था ये वाला कि इनकी अपॉइंटमेंटिंग, इसको भी आप एक बार थोड़ा सा हमने अंग्रेजी में देखा, उसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। इसमें उपधारा 2 में खंड 3 में निर्दिष्ट पदों पर, यहाँ पर देखें, में निर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त पंचायत समिति और जिला परिषद, यहाँ पर 2 ही लिखा है, पंचायत समिति और जिला परिषद की द्वारा जैसा ही मामला हो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग जो कि RPSC है द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार पदों के लिए चयनित व्यक्तियों में से की जाएगी। तो यहाँ पर इस बात का हवाला देते हुए शिक्षक संघों ने पे प्रोटेक्शन की मांग की है। ठीक है, और आगे देखें आप यहाँ पर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के अंतर्गत विभिन्न भर्ती एजेंसियां RPSC और RSS भी सक्षम स्तर पर अनुमोदित अन्य प्राधिकृत अभिकरण एवं या जिला परिषद और निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से सीधी भर्ती या प्रतियोगी परीक्षा द्वारा समय समय पर किया गया है। RPSC के माध्यम से सीधी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य कार्य अधिकारी जिला परिषद के माध्यम से नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। भाई बात ये कहना चाह रहा है ये कि जो ये थर्ड ग्रेड की भर्ती है यहाँ पर वर्तमान में वो RSSB के माध्यम से हो रही है, जबकि इनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो नियुक्ति की जो कार्रवाई है वो जिला शिक्षा अधिकारी या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी जिला परिषद के माध्यम से होती है। आगे यहाँ पर कहा है कि जिला परिषद द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी लेवल 1 और लेवल 2 अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में जिला स्थापना समिति द्वारा वरीयतानुसार चयनित अभ्यर्थियों को जिला परिषद के द्वारा संबंधित पंचायत समिति को आवंटित किया जाता है। तदुपरांत संबंधित पंचायत समिति द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर 2 वर्ष के परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन किया जाता है। तो ये बात भी इसने यहाँ पर हवाला दिया है। पूरा शिक्षक संघों ने देखो बहुत अच्छे से मांग की है इस मैटर की
पे प्रोटेक्शन को लेकर के। आगे यहाँ पर कहा है कि निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग से आयोजित सीधी भर्ती या प्रतियोगी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को वरीयतानुसार जिला आवंटित कर संबंधित अभ्यर्थियों को सूची जिला परिषद को भिजवाई जाकर के उनके माध्यम से जिले में नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। जिला स्थापना समिति जिला परिषद से अनुमोदन उपरांत इन अध्यापकों का स्थायीकरण जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नियुक्ति अधिकारी द्वारा किया जाता है। यानी इनकी जो स्थायीकरण है और जो इनकी जॉइनिंग है, इसको बारे में यहाँ पर डिटेल से इसने बताया है कि कैसे कैसे इनकी होती है। आगे है यहाँ पर इन अध्यापकों की वरिष्ठता। भाई शिक्षक संघों ने मांग की है तो उसमें पूरा हवाला देना पड़ता है, तभी जा कर के उन चीज़ों की होती है। और इन हवालों देते हुए बीकानेर निदेशालय से पूछा है और बीकानेर निदेशालय बहुत जल्द ही वित्त विभाग के द्वारा पूछ करके आपको जैसा भी क्लियरिफिकेशन होगा वो मैं आपको, जैसा भी आएगा वो आपको मैं अपडेट दूंगा। इन अध्यापकों की वरिष्ठता जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा यानी नियुक्ति अधिकारी स्तर पर संधारित अद्यतन की जाती है। इनकी पदोन्नति भी शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले वरिष्ठ अध्यापकों के पदों पर की जाती है। यानी डीपीसी को लेकर के भी इन्होंने बात कही है कि जब डीपीसी में पे प्रोटेक्शन मिलता है तो फिर सीधी भर्ती में क्यों नहीं, यही बात इसने कही है। और आगे आप देखें, उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देते हुए 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत पंचायत को 29 विषय सौंपे गए। उन विषयों में से शिक्षा, जिसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा शामिल है, को भी जोड़ा गया है, जिसकी पालना में वर्तमान में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति संबंधित कार्रवाई में जिला परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है। परंतु इन तृतीय श्रेणी अध्यापकों का पैतृक विभाग शिक्षक विभाग ही है। आप समझे, पैतृक विभाग चाहे L1 हो L2 हो, उनका विभाग कौन सा है? शिक्षा विभाग है। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का भी कौन सा विभाग है? शिक्षा विभाग है। बस इनको दो भागों में बांट दिया है, प्रारंभिक में और माध्यमिक में। आगे है इसमें, इसके अतिरिक्त स्थानांतरण का भी शिक्षा विभाग के अधीन ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। यानी ये इनका कहना ये है कि जब सारे काम आप शिक्षा विभाग कर रहा है तो फिर पे प्रोटेक्शन को लेकर के ये नियम अलग से क्यों हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देखें, पूरी जितनी भी डाटा हैं वो सारी मैंने एक वीडियो में इंक्लूड की है ताकि कोई भी डाउट्स आपके नहीं रहे। आगे देखें, यहाँ पर हस्तांतरित स्टाफ को वेतन भुगतान राज्य बजट कोषालय और पंचायती राज संस्थानों के पीडी खाते के माध्यम से किया जाता है। ये अभी वर्तमान में आपको पता ही है। फर्स्ट नंबर है, जिन हस्तांतरित स्टाफ के आहरण वेतन अधिकारी को पंचायती राज संस्थान के अधीन किया जाएगा, उनके द्वारा पंचायती राज संस्थानों के नियंत्रण में रहते हुए हस्तांतरण स्टाफ के वेतन का भुगतान राज्य बजट के वेतन मद के से कोषालय के पूर्वानुसार किया जाता रहेगा। वेतन बिल पर हाजिरी के प्रमाणीकरण की कार्रवाई संबंधित पंचायत राज संस्थानों के निर्देशानुसार की जाएगी। भाई ये पॉइंट हैं कुछ जिनको दिया है ताकि आपका पे प्रोटेक्शन रहे। आगे है, जिन हस्तांतरित स्टाफ के आहरण वेतन अधिकारी को पंचायत राज संस्थानों के अधीन नहीं दिया जा रहा है, उनके वेतन का बजट संबंधित विभाग द्वारा पंचायत समिति या जिला परिषद के पीडी खाते में स्थानांतरित किया जाएगा और विभागवार बिल बनाकर उनके वेतन का भुगतान संबंधित पंचायत राज संस्थानों द्वारा पीडी खाते में किया जाएगा। इस कार्य से संबंधित के लिए संबंधित विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थान के अधीन मंत्रालय कर्मचारी और लेखा कर्मचारी उपलब्ध कराया जाएगा। आगे यहाँ पर है तृतीय श्रेणी अध्यापक। तृतीय श्रेणी अध्यापकों की वेतन समसा पीडी या राजनिधि आयोजन भिन्न तीनों ही मदों से भुगतान हुआ है या हो रहा है, इसकी प्रति भी उन्होंने संलग्न की है ताकि आप इसे देख सकें। आगे है, इन तृतीय श्रेणी अध्यापकों के चयनित वेतनमान ACP MACP भी
जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर स्वीकृत हो रही है। भाई इनकी जो वेतनमान है यानी जो इनका इंक्रीमेंट है वो उसकी बात कर रहा है, ये एसीपी की बात कर रहा है और एमएसीपी की बात कर रहा है, ये इंक्रीमेंट। इसके अतिरिक्त पेंशन प्रकरणों में भी ऐसे कार्मिकों की तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रूप में की गई सेवा को पेंशन की गणना हेतु शामिल किया जा रहा है। आगे है ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग पंचायत राज की आज्ञा क्रमांक ये स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में वर्तमान व्यवस्था जिसमें प्रारंभिक शिक्षा स्कूल शिक्षा के अधीन है को ही पैतृक विभाग रखे जाने की व्यवस्था भी लागू रखा जावे। तो इसकी भी प्रति भेजी है। आगे है उक्त विवेचन के क्रम में मार्गदर्शन प्रदान करावे और उक्त प्रकरणों में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक इस चीज़ को दोनों को से 2026 पूर्व के तृतीय श्रेणी अध्यापकों जिनका चयन बाद में सीधी भर्ती से या राज्य सरकार की सेवा पर लागू है या नहीं है। एक ये भी थोड़ा सा मामला फंसा है कि इनसे पहले ये तो 2025 का है, तो 1/9/2025 से पहले भी तो बहुत सारे साथी हैं ऐसे जो थर्ड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आए हैं। अगर ये नियम पूरी भर्ती पर लागू हो जाएगा पिछले वाले पे, तो फिर तो जो पहले से जो लगे हुए हैं थर्ड ग्रेड कार्मिक के, अगर उन्होंने कोई पे प्रोटेक्शन लिया है उस समय, तो वो तो सारे के सारे उनको रिकवरी हो जाएगी। तो इसके बारे में भी स्पष्टीकरण क्लियर कहा गया है, इसके बारे में भी क्लियर बताएं। अब यहाँ पर जैसे ही ये ऑर्डर आएंगे, इनका स्पष्टीकरण आएगा, उसकी वीडियो में आपको जब भी आएगा उस समय ही उपलब्ध करा पाऊँगा, ताकि आपको इजीली जो भी है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है इसमें कि जो तृतीय श्रेणी से फर्स्ट ग्रेड में, जो थर्ड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये क्लियर बात है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने आदेश 1951 का जो आरएस का रिकॉर्ड है उसमें नियम नंबर रूल नंबर 24 और 26 का हवाला देकर के इस बात क्लियर कर दिया है कि पे प्रोटेक्शन के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो ये है। और बाकी जैसी भी एजुकेशन अपडेट आएगी साथियों, वो आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेगी। सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।